Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous video we have discussed about the antidiarrheal drugs. So now we are going to start the anti-ulcer drugs. So first of all I am going to show that what is the ulcer. So ulcer is an inflamed sore in the lining of your organs. अगर ऑर्गन्स की लाइनिंग के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर सोर हो जाता है तो उसको हम लोग अल्सर कहते हैं। अल्सर की दो टाइप्स होती हैं, एक है पेप्टिक अल्सर और दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर। पेप्टिक अल्सर कौन सा है? जो स्टमक के अंदर होगा। इट्स मीन कि हम पेप्टिक अल्सर को सेकंड नेम दे सकते हैं स्टमक अल्सर, ठीक है। तो इसको हम स्टमक अल्सर भी कहेंगे और ड्यूडेनल अल्सर को हम इंटेस्टाइनल अल्सर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ज़्यादातर मोस्टली लोगों में कौन सा अल्सर होता है तो आपने कभी भी स्टमक अल्सर नहीं कहना है। मोस्टली पीपल में इंटेस्टाइनल अल्सर होता है। सो ये मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर लोगों में यही होता है। बहुत से कम लोग हैं जिनको स्टमक अल्सर होता है, बट मोस्टली इंटेस्टाइनल होता है क्योंकि मोस्टली आपकी फूड में आगे डाइजेस्ट इंटेस्टाइन में होना है, ठीक है ना। स्टमक में तो सिर्फ प्रोटीन ने डाइजेस्ट हो जाना है या लिपिड ने बहुत थोड़ा सा, अगर इंटेस्टाइन में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन हर चीज़ डाइजेस्ट हो रही होती है और ज़्यादातर अल्सर भी वही होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब क्योंकि पेप्टिक अल्सर स्टमक में होता है तो ये मैंने स्टमक का आपको ड्रॉ किया। अब स्टमक के किस पोर्शन में ज़्यादातर अल्सर होता है तो मोस्टली ये देखा गया है कि ये वाली जो साइड है स्टमक की, ये वाली साइड जो कि लेस कर्वेचर माना जाता है। स्टमक की ये वाली जो साइड है ये है मोर कर्वेचर में, लेकिन ये वाली साइड स्टमक की लेस कर्वेचर में है और मोस्टली इसी लेस कर्वेचर वाली साइड पर ही अल्सर होता है। और मतलब यहाँ पर आपका कार्डिया रीजन आ जाता है ना स्टमक का, तो कार्डिया रीजन के बाद यहाँ पर लेस कर्वेचर वाले रीजन में पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर में हुआ क्या होता है इस वाली लाइनिंग के अंदर। इस वाली लाइनिंग को मैंने यहाँ पर जूम करके बनाया है, ठीक है। अब ये हम लोग जीआईटी की लेयर्स देख रहे हैं। आपको पता है कि जीआईटी की लेयर्स क्या है। म्यूकोजा की लेयर होगी, सब म्यूकोजा की लेयर, फिर मस्कुलरिस की लेयर, फिर आखिरी ये जिस तरह की लेयर्स होती हैं वो अब सब लोगों को पता है। अब हो क्या जाता है, जिस पर्सन के अंदर ये पेप्टिक अल्सर बने हुए होते हैं वहाँ पर इन लेयर्स के अंदर क्या हुआ होगा, यहाँ पर पाउचेस बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर इतने छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये अल्सर स्वेयर होता जाता है इन पाउचेस की डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इन पाउचेस को मैं इलोंगेटेड बनाती जा रही हूँ और एंड में ये पूरी वॉल की पाउच एक बन जाती है, एक आप कह सकते हैं कि सुराख टाइप हो जाता है कुछ इस तरह से। सो ये बहुत ज़्यादा स्पेयर केस आ गया है, ठीक है आपका। तो इस तरह के पाउचेस बन जाते हैं आपकी जीआईटी की लेयर के अंदर। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि सबसे जो डीप पाउचेस है, अब आप लोगों को पता है कि आपकी जो लेयरिंग है उसके बाद यहाँ पर जो सबसे लास्ट लेयर होती है उनके अंदर आपकी डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स होती है। अब यहाँ पर कोई ना कोई ब्लड वेसल होगी, लेकिन पाउच बनने की वजह से उस ब्लड वेसल में भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो ब्लड वेसल भी वहाँ से टूट का शिकार हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका यहाँ पर ब्लीडिंग सोर हो जाएगा, यानी ब्लड यहाँ पर सारा आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ से पर जो फूड होगा वो यहाँ से ब्लड वेसल के अंदर जा सकता है। सो इस तरह का सीवियर केस हो सकते हैं और अगर इस तरह का सीवियर केस हो जाए तो इस वाले को हम कहते हैं ब्लीडिंग सोर कि यानी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से खून जो है वो ब्लड आपका बाहर निकल रहा है। और ब्लीडिंग सोर को ना हम ट्रीट करते हैं तो हम लोग इसकी सर्जरी करते हैं, इस वाले पार्ट को कट कर देते हैं और फिर वो ठीक होता है। सर्जरी के अलावा इसका और कोई हल नहीं है। लेकिन अगर ये पूरा ही खुल गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर तो ठीक है एक ब्लड वेसल हुई थी, यहाँ पर पूरा ही खुल गया है तो आपकी फूड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ जो आ जाती है वो पेरिटोनियल कैविटी आ जाती है और आपकी पेरिटोनियल कैविटी बिल्कुल स्टेरिलाइज होती है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं आती है। बट अगर ये लाइनिंग
इस तरह से इतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन हो जाता है तो वो फूड वहाँ तक पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की इन्फ्लेमेशन और डिजीज़ आपको हो सकती हैं जो कि एंड में डेथ तक ले जाती हैं। ठीक है, सो ये तो बातें थी पेप्टिक अल्सर के लिए। अच्छा, पेप्टिक अल्सर में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जिन पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होता है वो हमारे मीट नहीं खा सकते, तो अगर वो मीट खाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये है कि उन लोगों को फिर डर लगने लग जाता है खाना खाने से, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन होता है कि उनको लगता है कि वो फूड खाएंगे तो उन्हें पेन स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से वो फूड ही नहीं लेते हैं। ठीक है, सो पेप्टिक अल्सर में ये केस आ जाता है। देन बात कर लेते हैं हम ड्यूडेनल अल्सर की, जो कि इंटेस्टाइनल अल्सर है। सो अब आप लोगों को कैसे पता लगता है कि ड्यूडेनल अल्सर हुआ है? सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है ना, हमने कहा पेप्टिक अल्सर में तो ठीक है पेन होता है, लेकिन अगर ड्यूडेनल अल्सर वाले मीट खाते हैं उनको कोई पेन फील नहीं होता, उनको कोई पेन फील नहीं होता है। ठीक है, अब उनको पेन नहीं फील हो रहा तो अब हम इसकी डायग्नोज कैसे करेंगे? अगर पेप्टिक अल्सर है तो हम कह सकते हैं ठीक है उन्होंने मीट खाया और उनको अल्सर हुआ। ड्यूडेनल अल्सर वालों को ये नहीं फील होता तो उनकी एक सबसे बड़ा डायग्नोज ये है कि उनको पेन होता है इन शोल्डर्स में, उनके शोल्डर्स में पेन होता है और हम उससे डायग्नोज करते हैं कि ड्यूडेनम में अल्सर हुआ होगा इस वक्त। सो ड्यूडेनम में भी अल्सर यही चीज़ होती है कि आपकी परफोरेशन हुई होती है, ब्लड इन्फेक्शन होता है और ब्लड इन्फेक्शन की वजह से आपके शोल्डर्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है कि जो आपके पास स्टमक है किस ड्यूडेनम के पार्ट में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कौन से वाले पार्ट्स में होता है? तो यूजली जो स्टमक से बिल्कुल बाहर ही निकल के एक बल्ब आता है। मैं दोबारा से यहाँ पर एक स्टमक ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से। सो यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद एक इस तरह की स्वेलो हुआ इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, फिर आगे इसके आगे इंटेस्टाइन जा रही होती है। सो ज़्यादातर इसी स्वेल हुए हुए पार्ट में ही अल्सर होता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस पार्ट में ही अल्सर हो रहा है और स्टमक से जितना भी JIT का एसिडिक कंटेंट है, क्योंकि स्टमक की pH क्या है 2 है, वो एसिडिक कंटेंट डायरेक्टली इसी बल्ब के साथ एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो इस वजह से भी ये अल्सर बढ़ सकता है। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे अल्सर की कॉजेज़ क्या क्या हैं, कि आखिर अल्सर होता क्यों है। तो यहाँ पर ये कुछ काजेज़ लिखे हुए हैं, जैसे HCl की सिक्रीशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वो भी अल्सर कॉज कर सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा HCl हो गया तो HCl अपनी ही वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा स्टमक की। सो एक HCl का एक मेंटेन बैलेंस रहना वो भी ज़रूरी है। सो अब अगर HCl की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो हम इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे? हम कुछ ऐसा देंगे ताकि म्यूकस बढ़ जाए। देखिए, अगर म्यूकस बढ़ जाएगा ना तो वो म्यूकस जो है वो यहाँ पर एक एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करेगा, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा और HCl को वो ज़्यादा लेयर को डाइजेस्ट नहीं करने देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं वो भी जाके वॉल को और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अगर बात करते हैं स्पाइसी फूड और अल्कोहल की, तो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली जाके ही अगर आपने एक दफ़ा स्पाइसी फूड खाई और आपको जो है ना वो अल्सर हो जाए, ऐसा चीज़ नहीं होती है। हमारी बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज़्म भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यह है कि अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक आप स्पाइसी फूड खाते रहें, आप अल्कोहल कंजप्शन करते रहें, तब आ जाके आपको अल्सर होगा। दूसरी चीज़ यह है कि अल्कोहल जो है उसका ज़्यादातर फंक्शन अल्सर काज करने में नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में पियेंगे अल्कोहल तो आपको अल्सर हो सकता है। बट अल्कोहल का ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है वो आपके लीवर के ऊपर होता है, कि ये सबसे ज़्यादा जाके आपके लीवर को डैमेज करता है। ठीक है, अगर आप काफ़ी अर्से तक अल्कोहल पीते रहते हैं तब जाके ये आपको अल्सर काज करता है। इसके अलावा स्मोकिंग आप करेंगे तब भी होगा। कैफ़ीन, जैसे हम लोग टी में या कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से भी अल्सर हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं आप लोग, वो भी हो सकता है। लाइफ साइकिल को आप अपने मॉडिफाई करते हैं, लेकिन लाइफ साइकिल मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को मॉडिफाई में अच्छी चीज़ें शामिल करने की बजाय आप
बुरी चीज़ों की तरफ आ जाए, आप अल्कोहल पीने पे आ जाएँ, आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, तो ये लाइफ साइकिल भी इफ़ेक्ट करता है। लास्ट में आ जाता है कुछ बैक्टीरियाज़। अब कौन से बैक्टीरियाज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो है एच पाइलोराई। एच पाइलोराई कौन सा बैक्टीरिया है, ये है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया। सो ये एक्चुअली आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके कर क्या हो रहा होता है, ये इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। लाइक ये एक इंटेस्टाइन है, ये उसकी वॉल के साथ जाके इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब जब ये अटैच होता है तो ये प्रोटीएजेस सिक्रीट करता है। क्या ये इस तरह से रिलीज़ करेगा, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो अब ये प्रोटीएजेस रिलीज़ हो जाने की वजह से हमारे पास ये जो लेयर है ये भी प्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। सो और इसके अलावा ये कुछ काइंड के एडहेसिव मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है। सो अगर आपने ट्रीट करना है, लेट्स सपोज आपको पता लग गया कि एक पेशेंट को अल्सर हुआ है और वो एच पाइलोराई की वजह से हुआ है, तो आप यूजली आप एंटी बैक्टीरियल थेरेपी की तरफ जाएंगे, उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक जो एच पाइलोराई के केस पे दी जाती है वो है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबॉडी है ये आप लोग उसको पेशेंट को देंगे और आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये टेट्रासाइक्लिन किस क्लासिफिकेशन में आता है, सो हमारा टेट्रासाइक्लिन सिप्रोफ्लैक्सोइड, ठीक है। ये किस क्लास में है, सिप्रोफ्लैक्सिन एक ड्रग की क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में टेट्रासाइक्लिन आता है, ठीक है। तो ये हमने अल्सर की कॉजेज़ और उसकी टाइप्स, इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हमने अल्सर को ट्रीट करना है तो सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको अल्सर की बताई है वो यही है कि HCl का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना। अब HCl की प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है, पेरिटल सेल कर रहे होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। तब हम ये देखते हैं कि आखिर पेरिटल सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर्स अटैच हैं जो HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। अगर हम उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तब हम HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस अल्सर वाले पेशेंट को अब ट्रीट करना है। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखें, पहले तो हम ये समझते हैं कि HCl प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, और सबसे एंड में हम लोग देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स हैं जो HCl के उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके HCl की प्रोडक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। सो बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए बना लेती हूँ, ये एक पेरिटल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पेरिटल सेल के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटॉन पम्प्स अटैच होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। ये एक प्रोटॉन पंप है और एक इस तरफ से प्रोटॉन पंप है। अब इन प्रोटॉन पंप का काम क्या होता है, अब क्योंकि इसने HCl की प्रोडक्शन करनी है, सो ये प्रोटॉन पंप्स क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और हाइड्रोजन के बदले में एक पोटाशियम को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन पंप कुछ इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, पोटाशियम को अंदर लेके जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये दूसरा एक प्रोटॉन पंप है, इसने क्या करना है, इसने अंदर से कैल्शियम हो क्लोराइड आयंस होंगे, इसने क्लोराइड आयंस को बाहर निकाल देना है, और साथ ही यहाँ पर ये जो पोटाशियम अंदर आया था इसने इसी पोटाशियम को उठाना है और वापसी यहाँ से बाहर निकाल देना है, इस तरह, ठीक है। इस तरह ये पोटाशियम दोबारा यूज़ हो जाएगा और ये काम चलता रहेगा। बट यहाँ पर ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये जब आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे हमारे पास HCl। सो सिंपली ये पेरिटल सेल के अंदर यही प्रोटॉन पंप ही हैं जो कि HCl की प्रोडक्शन में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने पहला स्टेप तो आपको बता दिया कि HCl बन कैसे रहा है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि रिसेप्टर कौन से अटैच हैं। सो बहुत तरह के, तकरीबन 4 तरह के रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं आपके इस पेरिटल सेल के ऊपर। सो सबसे पहले हम लोग देख देते हैं कि हिस्टामीन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं एक
बना रही हूँ ये रिसेप्टर कुछ इस तरह से। ये रिसेप्टर है और ये कौन सा रिसेप्टर है, H2R। H2R का मतलब क्या है, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर, यानी यहाँ पर हिस्टामिन जाके बाइंड करेगा। अब हिस्टामिन कहाँ से रिलीज़ होगा, एक्चुअली इसी पेरिटल सेल के साइड पे, ठीक है, इसी पेरिटल सेल के साइड पे मैं एक और सेल बनाऊंगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये एक और सेल है, ठीक है। और ये कौन सा सेल है हमारे पास, एंट्रोक्रोमैफिन। एंट्रोक्रोमैफिन सेल भी स्टमक के अंदर होता है। तो स्टमक की लाइनिंग के अंदर आपको पता है कि कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हिस्टामिन सेल है, यहाँ पर एंट्रोक्रोमैटिन सेल है, यहाँ पर पेरिटल सेल्स है, यहाँ पर म्यूकस सेल्स हैं, इस तरह से ये सेल्स पड़े होते हैं, वैसे ही मैं बना रही हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स है। ये एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, इन सेल में से कुछ इस तरह से रिलीज़ होता है सीरोटिनिन, ठीक है। एक तो रिलीज़ हो जाता है सीरोटिनिन, दूसरा 5H3T, ठीक है, ये रिलीज़ होता है। तीसरा ये हिस्टामिन रिलीज़ करता है। अब क्योंकि हिस्टामिन रिसेप्टर है तो यहाँ पर हिस्टामिन जाके इधर बाइंड कर जाएगा, ठीक है, बाइंड कर लिया। अब उसके बाद क्या होना है कि ये हिस्टामिन GS सेक्शन शो करता है। GS का मतलब क्या है, इसके पास G प्रोटीन होती है और स्टिमुलेट रिएक्शन होता है। जैसे ही हमारे पास हिस्टामिन यहाँ पर अटैच होगा, G प्रोटीन स्टिमुलेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है, एडिनाइल साइक्लेज, वो एक्टिवेट हो जाएगा और उस एडिनाइल साइक्लेज में जो सेल के अंदर पड़े होंगे AMP, उनको कन्वर्ट कर देना है साइक्लिक AMP के अंदर। जब AMP बन जाएगी तो ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, एक्टिवेट कर देगा ये प्रोटीन, ठीक है, ये एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को। और एक दफ़ा अगर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गई तो प्रोटीन काइनेज ने इस प्रोटॉन को पंप को भी एक्टिवेट करना है, इस प्रोटॉन पंप को भी एक्टिवेट करना है। अगर ये प्रोटॉन पंप अगर एक्टिवेट हो गए, इनडायरेक्टली हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे अपने HCl की प्रोडक्शन को, ठीक है। अब अगर हमने HCl की प्रोडक्शन को रोकना है तब हम क्या करेंगे, इसी हिस्टामिन को ब्लॉकर दे देंगे, ठीक है ना। सो बाद में हम लोग देखेंगे कि हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हम लोग रिसेप्टर्स पे डील करते जाते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉकर जो रिसेप्टर आपके पेरिटल सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, अच्छा जो नेक्स्ट रिसेप्टर है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और ये जो रिसेप्टर है ये है मस्करैनिक रिसेप्टर, MR मस्करैनिक रिसेप्टर। सो आपको मेरे को पता था कि मस्करैनिक रिसेप्टर हमारे पास स्टमक के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। ज़्यादातर M3 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये मस्करैनिक रिसेप्टर क्या है कि हमारे पास जो पेरिफेरल हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ये P है, ठीक है, और हमारे इनडायरेक्ट नर्वस सिस्टम से, इन दो नर्वस सिस्टम के अंदर यही रिसेप्टर्स होते हैं। और रिसेप्टर्स पे क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन जो है वो आके इन रिसेप्टर्स में बाइंड करती है। और आगे हमारे पास क्या होना है कि बिल्कुल सेम चीज़ होनी है, लेकिन इन्होंने सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करना है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कैल्शियम कैटमोडिनिन सिस्टम को करना है। उसके ज़रिए से सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और इनडायरेक्टली ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। और एक दफ़ा अगर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ, ये प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रोटॉन पंप के एक्टिवेट होने की वजह से HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा रिसेप्टर हो गया। सो अगर हमने इसको ट्रीट करना है तो हम एंटी मस्करैनिक ड्रग्स देंगे या हम मस्करैनिक ब्लॉकर्स दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अब हम लोगों ने देखना है कि नेक्स्ट रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट होता है। सो अब ये पेरिटल सेल के साथ मैं एक और सेल बनाने लगी हूँ। लेट्स सपोज कि ये पेरिटल सेल के साथ ये एक और सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये पेरिसेट सेल के ऊपर एक और रिसेप्टर अटैच है और ये एक नया रिसेप्टर है और इसको मैं कहूँगी गैस्ट्रिन रिसेप्टर, ठीक है। और ये जो मैंने साथ ही सेल बनाया है ये हमारे पास G सेल है, G सेल। आप लोगों को पता है कि G सेल स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये G सेल रिलीज़ क्या करते हैं, गैस्ट्रिन को रिलीज़ करते हैं। लाइक ये डोर गैस्ट्रिन है, ये गैस्ट्रिन रिलीज़ हुआ और ये इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किया।
अब गैस्ट्रोइन ने भी बिल्कुल सेम वही काम करना है जैसे मस्कराइनिक रिसेप्टर कर रहे थे। इन्होंने भी कैल्शियम कैलमोडिन सिस्टम के ज़रिए या सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के ज़रिए इनडायरेक्टली ये इंक्रीज़ कर देंगे पोटाशियम काइनेज को। पोटाशियम काइनेज ने प्रोटॉन पंप को बढ़ाना है और इनडायरेक्टली HCl इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ये गैस्ट्रोइन रिसेप्टर्स और मस्कराइनिक रिसेप्टर तकरीबन सेम ही काम कर रहे हैं और ये हिस्टामिन रिसेप्टर दूसरे मैकेनिज्म के ज़रिए से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट जो रिसेप्टर हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर बना रही हूँ और इसके करीब भी एक सेल होता है, ये जैसे एक सेल है, इस सेल को हम कहते हैं डी सेल। डी सेल हमारे पास क्या रिलीज़ करता है, सोमाटोस्टैटिन। तो ये स्टोमेटोस्टैटिन को रिलीज़ करता है। अब स्टोमेटोस्टैटिन ने क्या काम करना है, देखिए स्टोमेटोस्टैटिन इसके साथ भी बाइंड करेगा, ठीक है, लेकिन स्टोमेटोस्टैटिन ने सिर्फ इसके साथ बाइंड नहीं करना, स्टोमेटोस्टैटिन इसके साथ भी बाइंड करेगा। ये जो हमारे पास जी सेल है ये इसके साथ भी बाइंड करेगा। स्टोमेटोस्टैटिन जाएगा और वो हमारे पास इसके साथ भी बाइंड करेगा। ये जो हमारा तीसरा सेल था यहाँ पर एंटेरोकोमेफिन सेल्स, उनके साथ भी बाइंड करेगा और साथ ही साथ ये हमारे पास जी सेल यानी एंटेरोकोमेफिन सेल्स, पैरिटल सेल्स और जी सेल, ये 3 सेल्स हैं जिन पर ये स्टोमेटोस्टैटिन एक्ट करेगा और तीनों के ऊपर ये क्या काम करेगा, एक्ट करने के बाद GI करेगा। GI क्या होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट, यानी कि इसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट नहीं करना है, बिल्कुल उल्टा काम करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट होता है इस चीज़ के ऊपर। सो उस रिसेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, PGE2। PGE2, अब ये PGE2 क्या है, सो ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, हमारे हर सेल हमारे पास तकरीबन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक्चुअली हमारी लिपिड बाइलेयर जो है वो एक एसिड बनाती है और वो कौन सा एसिड है, आर्चिडोनिक एसिड। हर सेल की लिपिड लेयर आर्चिडोनिक एसिड बनाती है और ये आर्चिडोनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसकी वजह से ये PG में कन्वर्ट होती है। PG का मतलब क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। और कौन सा एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सी एक ही हो आएगा, ठीक है, ऑक्सीजिनेज, वो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाएगा। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन 2 तरह का होता है, एक हो जाएगा PGE2 और दूसरा हो जाएगा PGI। ठीक है, ये 2 तरह का है। अब जो PGE2 होता है ये हमारे पास पैरेटल सेल के अंदर है। PGI से हमें अभी कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जो PG2 है ये हमारे मतलब का है, ये हमारे पैरेटल सेल के ऊपर होता है और इसका काम क्या है कि इसने इंक्रीज़ करना है म्यूकस की प्रोडक्शन को, म्यूकस की प्रोडक्शन यानी बाकी सब HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, ये म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा। लेकिन कैसे इंक्रीज़ करेगा, एक्चुअली ये GI होता है, यानी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो इसका भी GI इफ़ेक्ट होता है जैसे इसका इफ़ेक्ट होता है सेरोटोनिन का। सो इसने GI इफ़ेक्ट के ज़रिए से इनहिबिट करना है एडिनाइल साइक्लेज को, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट इसने नहीं करना और HCl की प्रोडक्शन को इसने डिक्रीज़ करना है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हिस्टामिन रिसेप्टर, मस्कराइनिक रिसेप्टर्स और गैस्ट्रोइन रिसेप्टर, ये 3 रिसेप्टर्स हैं जो HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। 2 रिसेप्टर इसको इनहिबिट कर रहे हैं, एक है सेरोटोनिन रिसेप्टर और एक है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। ये 2 रिसेप्टर हैं जो कि HCl की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर हमने HCl की प्रोडक्शन को कम करना है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स और सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर, इन 2 को तो एक्टिवेट करेंगे, बाकी जो 3 रिसेप्टर हैं, गैस्ट्रोइन रिसेप्टर्स, मस्कराइनिक रिसेप्टर या हमारे पास हिस्टामिन रिसेप्टर हैं, इन 3 रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देंगे ताकि HCl प्रोड्यूस ना हो और म्यूकस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो। हमने म्यूकस सेल को प्रमोट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करें क्योंकि हमें उसकी नीड है। ठीक है,
अच्छा बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्सर का ट्रीटमेंट, अल्सर की प्रोडक्शन और उसका सब कुछ हम लोग डिस्कस की काजेज डिस्कस करने के बाद हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट पर बात करें तो सबसे पहले ये ड्रग है जो कि इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, यानी इसके सिम्टम्स को जो जस्ट वो सिम्टोमेटिक की स्पेलिंग आपको देख लीजिए। सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको ये देगी, और वो कौन सी ड्रग है हमारे पास, वो है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर एसिड्स बढ़ जाते हैं तो हम एंटासिड्स देते हैं। एंटासिड्स तो कुछ भी नहीं होता है, एक्चुअली ये बेसिस होती है, यानी कि इन शॉर्ट एंटासिड में हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे होते हैं जो कि एक बेस है। सो अगर हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा हुआ है हम बेस दे देंगे। जब एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो इन शॉर्ट ये न्यूट्रलाइजेशन कॉज करता है हमारे स्टमक के अंदर। जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो पीएच बैलेंस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। सो ये इसी चीज़ के लिए ही होता है कि हमारी पीएच ज़रा बैलेंस हो जाए। ये जस्ट उसके सिम्टम को रिलीव करेगी, कि उसके एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होती है। अब कौन कौन से एंटासिड्स हैं, इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है। दूसरी आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट भी आप लोग देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट लास्ट में आ जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट। सो हम इन दो को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर नहीं जा रही होती है, जबकि ये जो दो हैं ये ना अगर ब्लड के अंदर चली जाएँ और चली जाती भी हैं, और फिर जैसे कैल्शियम CO2 अगर ब्लड में चली जाए तो कैल्शियम की मिकदार ब्लड में बढ़ जाती है, और अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो वो हाइपर कैल्शियम हो सकता है। सो इस वजह से हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, इस एंटासिड्स ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होती है क्लिनिकली, बट अगर हम इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट देखें तो उनके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। वो तो सिंपल से ही एडवर्स इफ़ेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वो तो तकरीबन हर ड्रग से ही हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब ये है कि आपको लगेगा आपका स्टमक बिल्कुल फुल हुआ है, यानी आपके स्टमक के अंदर कुछ जो है ना वो असल में गैसेस जो है वो भरी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका स्टमक फुल हुआ हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी थोड़ा सा भी खा लें तो आपको ब्लोटिंग सी फील होती है। दूसरा होता है फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस हमारे पास क्या चीज़ होती है कि गैस की प्रोडक्शन हो जाना आपके इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्लैटुलेंस। सो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है एंटासिड्स के, ठीक है। सो ये पहले हमने अल्सर का ट्रीटमेंट पढ़ा है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हम लोगों ने इसको अच्छा मैकेनिज़्म इसकी मैकेनिज़्म की बात करें ना, सो मैकेनिज़्म आपने हर ड्रग में देना है, और इसका मैकेनिज़्म ये है MAO मैन्यूफेनो, कि इसने न्यूट्रलाइजेशन करनी है। सो न्यूट्रलाइजेशन ही इसका मैकेनिज़्म है कि इसने एक बफरिंग इफेक्ट देना है, इसने एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देना है, यही इसका मैकेनिज़्म है, और जस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा, और इसका कोई ज़्यादातर ख़ास एक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टामिन ब्लॉकर। ये देखें यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं। अब मैं जाऊँगी इस रिसेप्टर को ब्लॉक करूँगी, और ब्लॉक करने की वजह से एडिनाइसाइक्लेस एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, इन शॉर्ट प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होंगे, और इन शॉर्ट HCl ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो अब हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स की तरफ आते हैं। सो H2R ब्लॉकर्स, सो इनका मैकेनिज़्म किस तरह से है, इन्होंने एक्ट कैसे करना है, सो वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, वो अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने जा रही। डायरेक्ट मैं बात करती हूँ इनके ड्रग्स की, को कौन कौन सी ड्रग्स हैं, और हर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्लिनिकली हम किस ड्रग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किस ड्रग को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, और क्यों नहीं करते ये भी हम देखेंगे। सो अगर ड्रग्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो ड्रग आपकी इसमें यूज़ होती है, जो कम यूज़ होती है, वो मैं सबसे पहले ऊपर लिख रही हूँ, क्लोनिटिडीन, ये पहली ड्रग है। दैन दूसरी ड्रग की अगर हम लोग बात करते हैं
टिडीन, ठीक है, फेनो टिडीन। एंड में हर किसी के टिडीन आ रहा है, ठीक है, नाइजा टिडीन, क्लोनिटिडीन, रैनी, फेनो, नाइजा, ठीक है। तो ये कुछ इसके ड्रग्स के नाम आ गए हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग है क्लोनिटिडीन, ये है प्रोटाइप ड्रग। और ये चीज़ याद रखनी है आपने, जितनी भी प्रोटाइप ड्रग्स होंगे उनके एडवर्स इफेक्ट और उनके साइड इफ़ेक्ट उतने ही ज़्यादा होंगे। और क्लोनिटिडीन में है भी ऐसा, इसके सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी ये जो हम लोग बाकी ड्रग्स हैं इनको हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं, लेकिन क्लोनिटिडीन को नहीं यूज़ करते। तो अब बात कर लेते हैं कि क्लोनिटिडीन के एडवर्स इफेक्ट आखिर हैं क्या। तो इसके एडवर्स इफेक्ट, तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि ये बहुत सारे ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इसमें ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इसके साथ कोई और ड्रग ले रहे हैं तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम को इनहिबिट करता है। लाइक ये साइक्लोफाइनेस 2D1 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप इस क्लोनिटिडीन के साथ अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं किसी को डायाज़ेपैम की, दूसरा आप लोग वारफेरिन दे रहे हैं, सो इस तरह के अगर आप ड्रग्स क्लोनिटिडीन के साथ देंगे तो आपका बहुत बुरा ड्रग इंटरेक्शन होगा। डायाज़ेपैम एक बेंजोडायज़ेपीन है, ठीक है, बेंजोडायज़ेपीन ओपियोइड लाइक ड्रग होती हैं। सो ये ड्रग्स इन्हीं रिसेप्टर के साथ डिग्रेड होती हैं। अब क्लोनिटिडीन ने इसी रिसेप्टर को ही इनहिबिट कर दिया है, तो डायज़ेपैम और वारफेरिन का जो लेवल है या हाफ लाइफ आप कह सकते हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डायज़ेपैम बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी देर तक रहेगा और आपको सेडेटिव और CNS के सीवियर इफेक्ट्स देगा। इस तरह वारफेरिन एंटीक्लोटिंग ड्रग है, सो ये भी आपके ब्लड में जब बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी तो कुछ जो है ना एडवर्स इफेक्ट दे करी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग रेनिटिडीन की बात करते हैं, सो रेनिटिडीन आपके H2 ब्लॉकर्स की तरह तो ट्रीट कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और डिजीज़ को ट्रीट करती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ GERD, ग्रेड, ठीक है। ग्रेड क्या होता है, आप लोग यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये इसका मतलब है गैस्ट्रो, ई से मतलब आपके पास होता है इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़। सो इसके अंदर क्या चीज़ हुई होती है, इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी देर तक ये एक्ट करेगा और HCl को कम रखेगा। यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट बर्न की एक डिजीज़ है, हार्ट बर्न होता है इसे। सो हार्ट बर्न इसका ऐसे ही नाम रख दिया गया है, जिसमें ये हमें यूँ लगता है जैसे हार्ट बर्न होगा, बट ऐसे इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का ट्रैक का जो कंटेंट है वो इसोफेगस में चला जाता है। अब जैसे वो इसोफेगस के अंदर जाएगा तो आपको पता है इसोफेगस की लाइनिंग इतनी ज़्यादा प्रोटेक्ट हुई नहीं होती है, तो वहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो एसिडिक कंटेंट है वो इसोफेगस को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न सा फील होगा। सो इसी वजह से रेनिटिडीन को हम लोग देखते हैं ताकि ये डिजीज़ ट्रीट हो सके, साथ ही साथ HCl की प्रोडक्शन भी कम हो सके। फ्लेनेटिडीन की बात करें तो इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और लो डोज में अगर हम इसको यूज़ करें तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम इसको सिरप की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है, ठीक है, फेनोटिडीन सिरप की फॉर्म में भी है, जिसकी वजह से हम बच्चों में अगर ये मसला हो जाता है HCl की ज़्यादा प्रोडक्शन का, तो हम बच्चों में भी फ्लेनोटिडीन दे सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन देनी कम डोज में ही है, ठीक है। क्लोनिटिडीन, रेनिटिडीन, फेनोटिडीन, नाइजेटिडीन। तो याद कैसे करें, क्लोन, रैन, फेनो, नाइजा, ठीक है। सो क्लोन जो है वो एक बंदा है और वो भाग रहा है किसके पीछे, अपने फ़ैन के पीछे, ठीक है। क्लोन एक फ़ैन है नाजिया, एक लड़की का क्लोन फ़ैन है नाजिया का, इसलिए वो उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। क्लोन फ़ैन है नाजिया का, इसके लिए वो उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है।
सो ये इसकी तरीका हो गया इसको याद रखने का। सो अगर आपके पास जैसे नोट आ जाता है हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स का, तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा इसको अल्सर के बारे में इसको डिफ़ाइन करना है। आप बताएंगे कि अल्सर की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं, ज़रा डायग्राम आप बना देंगे पेप्टिक अल्सर की और ड्यूडेनल अल्सर की। देन आप ड्रग के मैकेनिज़्म और उसके काइनेटिक्स को आपने डालने देना है कि किस मैकेनिज़्म के ज़रिए से वो एक्ट कर रही हैं। देन उसके बाद आप जैसे अगर बाज़ वक़्त ये होता है कि आपको एक फुल ड्रग पे नोट आ जाता है, जैसे आपको आ सकता है कि रेनिटिडीन पे नोट लेके। सो अगर आपको ये चीज़ आ जाती है तो पहले तो आपने वही अल्सर को डिफ़ाइन करना है, फिर इस ड्रग के बारे में आप बताएंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके एडवर्स इफेक्ट, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बताएंगे आप लोग, इसकी क्लियरेंस और इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। देन फिर अगर इसके कोई अदर स्पेसिफिक यूज़ हैं इस ड्रग के तो वो भी बताएंगे। जैसे मैंने रेंटिडीन का एक स्पेसिफिक यूज़ बताया है कि ये गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स यानी हार्ट बर्न में भी ये यूज़ होती है। सो अगर वो आपको स्पेसिफिक याद हैं उसकी अदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं याद तो ना भी लिखें, ठीक है। अच्छा, लास्टली जो हमारे पास आ जाती है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग्स, यानी कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को एक्टिवेट करेंगी, इनके एगोनिस्ट होंगी या इनके साथ एनालॉग होंगी, यानी बिल्कुल इन्हीं की तरह ही काम करने वाली ड्रग्स होंगी। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग आ जाती है वो है मीसोप्रोस्टोल, ठीक है। अब ये मीसोप्रोस्टोल अच्छा जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सेल्स हैं, एनालॉग्स हैं, इन्होंने काम क्या करना है? इन्होंने एक तो ये है कि ये म्यूकस सेल्स के ऊपर जाएंगे, म्यूकस सेल जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, और उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे। दूसरा कि पेरिटल सेल के अंदर HCl प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे। कैसे डिक्रीज करेंगे जो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ अब, वो आप सब लोगों को उसका मैकेनिज्म पता है। दूसरा लास्टली इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वो बहुत वेल टॉलरेटेड है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट रिसेप्टर्स की बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।